नमस्कार दोस्तों, ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस का पार्ट 3 है। इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर का संगठन, यानी जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, जिसमें हार्डवेयर क्या होता है और इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। कंप्यूटर के हार्डवेयर को कुल 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चुंबकीय उपकरण और मैकेनिकल उपकरण। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है। इनपुट डिवाइस में माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक आदि। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि कौन सा उपकरण कंप्यूटर का मुख्य हार्डवेयर होता है, तो उसका सही जवाब इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। अगला सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड मतलब कंप्यूटर का मेन बोर्ड भी कह सकते हो, जिसमें कंप्यूटर के सारे पोर्ट्स, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज आदि इससे कनेक्ट होती है। बाद में माइक्रो प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, जिसे मेमोरी स्टोरेज का मुख्य साधन भी कहा जाता है। आज के ज़माने में हार्ड डिस्क से भी फास्ट स्पीड वाले SSD, NVMe ड्राइव का भी वापर वगैरह बढ़ गया है। रोम चिप्स, वीडियो कार्ड या जिसे ग्राफिक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और प्रिंटर कार्ड हो गया। अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो मॉनिटर में कोई भी इमेज कैसी दिखेगा, उसका कलर, वो सारी चीज़ आते हैं। ठीक वैसे ही अगर मदरबोर्ड में कोई भी पोर्ट मिसिंग होगा, उसे हम मदरबोर्ड के PCI जो स्लॉट होता है उसके द्वारा मैनुअली वो कार्ड या पोर्ट कन्वर्टर ला के लगा सकते हो। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कंप्यूटर में डिश टीवी जैसे उपकरण को डायरेक्ट CPU में कनेक्ट किया जाता है, तो किसके जरिए, तो इस PCI कार्ड के जरिए ही कनेक्ट किया जाता है। आउटपुट डिवाइस में स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर का वापर होता है। स्टोरेज डिवाइस, किसी भी डाटा को संग्रहण करने वाला डिवाइस, जैसे कि किसी भी जानकारी को सेव करना हो, इमेज, वीडियो वगैरह, मतलब कोई भी डाटा डिजिटल रूप से कंप्यूटर में स्टोर किया जाता हो। इसके उदाहरण जैसे फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव आदि। अगला पॉइंट है पावर सप्लाई, जैसे कि CVT यानी कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर और UPS जैसे उपकरणों से कंप्यूटर को ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिलता है। आपने देखा होगा कि कई जगह लाइट जाने के बाद या इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद कंप्यूटर कंटिन्यू चल रहते हैं, तो वे इन डिवाइस में स्टोर हुई पावर से कुछ मिनट चल रहते हैं, जिससे आपको कंप्यूटर सेफ तरीके से शट डाउन करने का टाइम मिलता है। प्रोसेसिंग यूनिट, यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां डाटा पर कार्य किया जाता है, उसे प्रोसेसिंग यूनिट या CPU भी कहा जाता है। आज CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। और एग्जाम में और एक सवाल पूछा गया था कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किसके समान होता है, तो उसका सही जवाब है कि वह CPU के समान होता है। वर्तमान में इंटेल, AMD जैसे कि चिप मैन्युफैक्चरर्स की बनाए माइक्रो प्रोसेसर को ज़्यादातर काम में लिया जाता है। हमने पिछले वीडियो में CPU के दोनों भागों के बारे में जाना था, जिसमें ALU और CU यह दो मुख्य घटक आते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में सभी गणनाएं की जाती है। लॉजिक कार्य, जिसे अंकगणित भी बोल सकते हो, जैसे एंड और नॉट, गेट आदि का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल यूनिट, यह दो प्रकार के संकेत को प्रदान करती है, नियंत्रण संकेत या कंट्रोल सिग्नल, और समय संकेत या टाइमिंग सिग्नल, या जिसे आप क्लॉक साइकिल भी बोल सकते हो। अब बात करते हैं प्रोसेसर की स्पीड के बारे में। CU तथा ALU अविश्वसनीय तरीके से कार्य करते हैं। एक चक्र वह समय होता है, यानी क्लॉक साइकिल होता है, जिसमें एक कार्य संपन्न होता है, जैसे कि किसी एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में डाटा की 1 बाइट का ट्रांसफर होना। निर्मित क्लॉक स्पीड जो प्रति सेकंड पल्स उत्पन्न करती है, इस क्लॉक स्पीड को माइक्रोहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। मतलब क्लॉक स्पीड का यूनिट मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज है। आपने फ़ोन खरीदते वक्त ये जरूर सुना होगा कि इस मोबाइल का 2 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर है या 4 गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर में इतनी मेगाहर्ट्ज रैम है, तो उसे ही क्लॉक स्पीड कहते हैं। किसी कार्य को कितना समय लगेगा, वह क्लॉक स्पीड पर आधारित होता है। कंप्यूटर में CPU में होने वाले सारे समस्त यानी सारे क्रियाएं सबसे पहले मेमोरी में जाती है। मेमोरी के 2 प्रकार के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। पहला प्राथमिक या जिसे मुख्य मेमोरी के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ सेकेंडरी या सहायक मेमोरी। जानते ही प्राथमिक या मुख्य मेमोरी किसे कहा जाता है और इसके प्रकार कितने हैं। कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर या मदरबोर्ड के अंदर लगी रहती है, इसे हम प्राइमरी स्टोरेज यूनिट कहते हैं। यह निम्न प्रकार की होती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, यह एक स्थायी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं न तो नष्ट होती है, न ही उसमें परिवर्तित या बदलाव किया जाता है। जैसे कि इसके नाम में ही दर्शाया गया है कि यह सिर्फ लिख सकती है, इसमें कुछ बदलाव या चेंजेस नहीं किया जा सकता। अगला है प्रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली। यह एक विशेषीकृत रोम है जिसमें उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जाता है। EEPROM, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस रोम से डाटा या प्रोग्राम को हटाकर उस पर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। नाम में ही इरेजेबल आया, मतलब डाटा को हटाकर फिर से किसी नए डाटा को उसमें लिखा जा सकता है। अगला EEPROM, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी पुराने प्रोग्राम को हटाया जा सकता है, लेकिन जहां EEPROM से प्रोग्राम को हटाने के लिए उससे सर्किट से निकालना पड़ता है, वही EEPROM में सर्किट से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब ये इरेजेबल तो है,
पर ये इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का वापर करके किसी भी डाटा को मिटा सकता है बिना इस हिस्से को हटाए। अगला रैम, आपने कई बार सुना होगा कि ये मोबाइल इतने रैम का है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। इस मेमोरी में संग्रहित सूचनाओं को प्रोसेसर पढ़ सकता है तथा इसमें रखे गए डाटा व सूचनाओं को परिवर्तन भी किया जा सकता है। अगला कैशे मेमोरी, यह मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच तीव्र मेमोरी है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कोई पुराने मोबाइल में एप्लीकेशन पहली बार ओपन करते हो तो वो थोड़ा टाइम लेता है और दूसरी या तीसरी बार ओपन करने पर वो एप्लीकेशन फास्ट चलने लगता है। आज के मोबाइल इतने एडवांस हो गए हैं कि उसके प्रोसेसर ही इतने काबिल है, उसमें कोई सा भी एप्लीकेशन फास्टली रन कर सकता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी या सहायक मेमोरी के बारे में। इसे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, गौण मेमोरी, ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। यह मेमोरी जिन डिवाइस में होती है वे कंप्यूटर के बाहर स्थित होते हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क। इसका पुराने जमाने में बहुत यूज होता था। ये केवल 1.44 MB से लेके 2.88 MB तक इसकी कैपेसिटी थी। आज के ज़माने में 5 MB की सिर्फ एक फोटो होती है जो हम कैमरे से लेते हैं। यह प्लास्टिक के वर्गाकार आवरण के अंदर स्थित प्लास्टिक की एक वृत्ताकार डिस्क होती है। हार्ड डिस्क, एल्यूमिनियम से बनी इस डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ का लेप लगा रहता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क को सीडर नाम दिया जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में ए और बी ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व रहते थे। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी रैम से बहुत ज़्यादा होती है। हार्ड डिस्क पर सेव जानकारी अमिट होती है। ये तभी मिटती है जब यूज़र खुद से मिटाना चाहे। अगला है सीडी रोम। यह प्लास्टिक की बनी वृत्ताकार डिस्क होती है। इसके ऊपरी कोटिंग पर प्रकाश की किरणें प्रवर्तित होती है। सीडी रोम की गति को एक संख्या 1 से डिनोट किया जाता है, जिसे 4x, 8x, 16x, 32x आदि कहते हैं। अगला है सीडी रिकॉर्डेबल। इसके बारे में हमें सिर्फ एक ही सेंटेंस को जानना है कि इसे रोम यानी राइट वंस रीड मेनी डिस्क के नाम से जाना जाता है। अगला है सीडी रीड राइट। इस प्रकार की डिस्क पर बार बार लिखा जा सकता है। सीडीआर में बस एक बार लिख सकते थे, तो ये इसका बेनिफिट है। अगला है डीवीडी, जिसे डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से जाना जाता है। इसमें ध्वनि के लिए डॉल्बी डिजिटल या डिजिटल थिएटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला है पेन ड्राइव। यह सबसे कॉमन चीज़ है जो अगर आपको किसी डाटा को शेयर करना है या शेयर किए डाटा को देखना है तो इसे यूज में लाया जाता है। इसे कंप्यूटर की यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट में लगाकर उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं आखिर के पॉइंट की, कंप्यूटर में बूटिंग किसे कहा जाता है। जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो रोम में इकट्ठा बेसिक मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये फाइल कंप्यूटर के समस्त इनपुट आउटपुट उपकरणों की जांच करती है कि वह ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर चल रहे हैं तो कंप्यूटर में स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होने लगती है। अगर नहीं तो कंप्यूटर के स्पीकर या मदरबोर्ड की एलईडी ब्लिंक होके सिग्नल देगी कि हेल्प मी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने इस टॉपिक के बारे में जाना। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोधैर्य बढ़ा सकते हो। धन्यवाद।